टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज सवाल वही जो हर एक की जुबान पर है चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से कि बंगाल किसका होगा। तारीख 4 मई, सत्ता का जादुई आंकड़ा 147। पश्चिम बंगाल में इस नंबर तक पहुंचने के लिए बीजेपी और टीएमसी के बीच नमाज, अजान, टेंपल रन सब कुछ चल रहा है, दिल खोल के चल रहा है। दीदी मां माटी मुसलमान के जरिए बंगाल में जीत का चौका लगाना चाहती हैं, तो बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करके इस धर्म युद्ध को, बंगाली धड़ों को साध कर सत्ता हासिल करना चाहती है। 2021 में बीजेपी सत्ता से 70 सीट दूर थी और दीदी के पास लगभग 70 सीट ही एक्स्ट्रा थी, यानी कि यही एडवांटेज थी। सवाल यह है कि क्या बीते सालों में बीजेपी वाकई इस गैप को पाट पाई है? क्या कुछ ऐसा हो गया है कि 70 सीटें बीजेपी की झोली में जा गिरेंगी? दीदी से इस कदर नाराजगी है? क्या दीदी का करिश्मा फेड हो रहा है? अगर एग्जिट पोल की बात करें, जो अभी लगातार ओपिनियन पोल आए थे, उसमें बीजेपी ने सत्ता से फासला जो था, जो 70 सीटों का था, उसे कम करके 35 कर लिया है। 30-35 सीट दूर है वो सत्ता की कुर्सी से, अगर अभी के पोल्स की बात करें। और पहले फेज की वोटिंग की अगर बात करें तो उसमें 30 दिन का वक्त बचा है। तो जो ये फासला 70 से 35 तक सिमटा है, बीजेपी 30 दिन में पाट पाएगी या ममता दीदी खेला करेंगी? और बीजेपी जो हर बार दावा करती है कि भाई कांटे का मुकाबला है हमारे सत्ता में, लेकिन नतीजे तो कुछ और ही कहते हैं, कांटा कहीं नहीं दिखता, क्लीन स्वीप होती है दीदी की। तो क्या एक बार फिर से दीदी उसको फुस करके बंगाल चुनाव को एक तरफा बना देंगी? अगर बीजेपी मान लिया जाए कि भाई हाँ ठीक है, चमत्कार करेगी, मेहनत कर रही है, सब कुछ है, तो 35 सीटें अगर लाएगी तो किस रीजन से लाएगी? बीजेपी के साथ कौन सा नया वोट बैंक जुड़ेगा? दीदी के मुस्लिम वोट बैंक में क्या वाकई में हुमायूं कबीर, ओवैसी सेंधमारी कर पाएंगे? इन सभी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ममता के खिलाफ ताल ठोक रहे शुवेंदु अधिकारी का बयान सुनते हैं और फिर ममता बनर्जी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने मुस्लिम वोट से कनेक्ट करने की एक बार फिर से कोशिश की है, क्योंकि वो जानती हैं आबादी का 75% उनके खाते में ही आता है। शनिवार है, माँ का दिन है, किस तरीके से आशीर्वाद मिला है देख लीजिए। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा इस बार। बहुत अत्याचार किया बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया घुसा के बंगाल में लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, और हमारी 6000 गांव में सांख बजाना बंद कर दिया, दीपदान करना बंद कर दिया। तुलसी माता के मंच नहीं है, सब मात शीतला का मंदिर से लेकर महादेव का मंदिर तक नहीं है। 6000 गांव में ये जमाती का हाथ में जा रहा है। इस बार राष्ट्रवादी जनता, सनातन जनता हमारी संस्कृति को रक्षा करने के लिए, धर्मीय संस्कृति को बनाने के लिए एकजुट होकर इस बार परिवर्तन करेगा। मैं सबको बहुत ईद मुबारक कहना चाहूंगी। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेने देंगे। आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदगी में कामयाब होता है। आई एम सॉरी टू से थोड़ा गद्दार भी है जो बीजेपी के पास रुपया लेके वोट बांटने का खेल में खेल रहा है। मैं उसको कहेंगे मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खोदा होता है। मैं वो कहने चाहूंगी, बारिश हो रहा है, उनसे भी कहेंगे कि हमारा दिल में तमन्ना है, साथ उसको तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं चोर किसका बाजू कतील में है। और एक बार तो क्या होगा जो मंजूर खुदा होगा, ये हम जानेंगे। हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स इस वक्त जुड़ चुके हैं। सज्जन कुमार हमारे साथ चुनाव विश्लेषक इस वक्त जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार सिंह जी हैं चुनाव विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सज्जन जी, दीदी तो कह रही हैं कि भाई जो होगा मंजूर खुदा होगा, तो खुदा ने क्या लॉक किया है दीदी के लिए? आपके जो ग्राउंड सर्वेज हैं क्या कह रहे हैं?
कौन जीत रहा है बंगाल? देखिए, कौन जीत रहा है अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें तो कुछ चीजें स्पष्ट हैं। जैसे पिछली बार भी हुआ था 2021 में, उम्मीद थी कि मुस्लिम वोट जो 3 खेमे में बढ़ता था, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और तृणमूल, वो एक कंसोलिडेट कर गए थे, क्योंकि 2019 में बीजेपी का वहां पे काफी उभार हुआ था। इस बार भी आप जाएं तो ये एक्सपेक्टेड बीजेपी के जो लोग हैं उनसे किया जा रहा है कि हुमायूं कबीर खासकर मुर्शिदाबाद में और आसपास के एरिया में थोड़ा वोट डिवाइड करेंगे, ऐसा दिख नहीं रहा है। ओवैसी का केवल सफलता, जो चुनावी सफलता है, वो बिहार के सीमांचल रीजन के अलावा हर जगह उन्हें बीजेपी की बी टीम मानी जाती है। तो इस लिहाज से देखिए कि दीदी के पास जो मंजूरे खुदा होगा तो मुस्लिम समुदाय का बड़ा वोट, काफी बड़ा वोट, वो कंसोलिडेटेड टीएमसी को मिलेगा। और एक बहुत बड़ा फैक्टर, जब हर 3 में 1 वोटर मुस्लिम है और वो टीएमसी की तरफ सेंटिमेंटली और लॉजिकली वो देख रहा है, भले ही वो बहुत संतुष्ट नहीं है वोटर, तो वो एक बड़ा है। बीजेपी को इस बार क्या है कि इस बार आप देखिए 21 के तुलना में बीजेपी के ऊपर काफी आरोप लगाया, और जिसमें टीएमसी को सफलता मिली कि बाहरी लोगों द्वारा चलाई जा रही पार्टी है, दिल्ली से बाहर से लोग हैं। इस बार उनके अपने शुभेंदु हैं, बाकी समीक भट्टाचार्य हैं और भी बड़े नेता हैं, वो काफी वर्नेकुलर हो गई है पार्टी वहां पे। बंगाली जनता पार्टी भी एक तरीके से हो गई है, जो वहां पे एक सेंटिमेंटल कल्चरल एक्सपेक्टेशन है। सेंटिमेंट टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस बार ज्यादा है पिछले बार के तुलना में, लेकिन केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता। एंटी इनकम्बेंसी में और विक्ट्री में अपोजिशन पार्टी की सांगठनिक मजबूती ज्यादा होनी चाहिए। उस मामले में बंगाल बीजेपी अभी भी जितनी मजबूत होनी चाहिए उससे काफी कमजोर है। तो 30 दिन में जो सीटें चाहिए, जो सीटों का गैप है, वो पार पा लेगी बीजेपी? ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ ग्राउंड पे तब्दीली आ जाएगी? आपको लगता है कि रिजल्ट इतना बड़ा शिफ्ट हो सकता है? एसआईआर में कितना डेटा डिलीट होता है? 8% डिलीट हो गया है, और उसके बाद और कितनी क्लीनिंग होती है, क्योंकि बंगाल का इतिहास है कि बहुत ही हाई परसेंटेज वोटिंग होती है, 82 to 84%, जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं होती है। और ऐसा लोग बताते हैं अनौपचारिक तौर पे कि इसमें बहुत सारा वोटिंग परसेंटेज है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड होता है, क्योंकि 60 के आसपास पूरे देश का एवरेज है, बंगाल का 80 से ज्यादा है। तो 7 से 8% जो निकाला गया है वो साइंटिफिक रिगिंग की थियरी सीपीएम के जमाने से अगर सही है तो वो काफी कुछ निर्णायक रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन को इतना मजबूत होना चाहिए बीजेपी को कि एंटी टीएमसी सेंटीमेंट को वो वोट में कन्वर्ट कर पाए। वहां अभी भी कमजोरी दिख रही है। चमत्कार हो सकता है, लेकिन फिलहाल हो पाएगा नहीं पाएगा, इसके बीच में नो टू ममता और यस टू बीजेपी के बीच में काफी कुछ चाहिए, काफी कुछ चाहिए। यानी कि राह थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है, यहां पर आसान नहीं होगी। बीजेपी भले ही से कांटे का मुकाबला कहे। मनोज जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने तो एक आपके चैनल पे भी सर्वे दिया था जिसमें 115 सीटें हमने बीजेपी को लेकर खींच कर गए थे। देखिए, ममता बनर्जी को अपने जीत के लिए जो उनका मेजोरिटी चाहिए सरकार बनाने के लिए, उसमें से उनको सिर्फ 25% मेहनत करना होता है। 75% उनका ऑलरेडी सीट फिक्स है। 75 ऐसी सीटें हैं बंगाल में जहां पे भारतीय जनता पार्टी एकदम मानिए तो जीरो पे है, तो उनकी संख्या 75 चलती है। तो 75 के बाद उनको मेहनत करना है। और ऐसे ही देखें हम बीजेपी को, तो बीजेपी के पास 7 ऐसी सीट है मात्र जहां से उनको शुरुआत करना है। तो सोचिए, जहां 75 से कोई शुरुआत कर रहा है और एक 7 से शुरुआत कीजिए तो ये होगा। पहली बात। दूसरी बात है कि सज्जन जी ने जो बताया कि एसआईआर में कितने वोट कट रहे हैं। बंगाल का नेचर एक वोट का बड़ा, हम लोगों ने जब घूमते थे तो देखते थे और सुनते थे, लोगों ने बताते थे कि बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ 1 घंटे के लिए पोल अपने लिए करवाती थी, और वो इसलिए करवाती थी कि वहां पे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका टीएमसी करण हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले चुनाव का सबसे कमजोर कड़ी था कि उनके अपने जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो 12 बजे के बाद बूथ को छोड़कर वापस चले गए थे। और इसके बाद ममता बनर्जी ने 1 घंटे का यूटिलाइज जो ईवीएम में था वो अपने लिए करवाया। तो आप देखेंगे कि वो 100 वोट भी यदि हम लेकर चलते हैं कि ईवीएम में 100 वोट भी टीएमसी को डाला गया, तो एक विधानसभा में करीब करीब 22,000 वोटों का डिफरेंस आता है। पहली बात। दूसरी बात है कि पिछला जो चुनाव जीते थे उसमें 60 लाख वोटों का डिफरेंस था। अभी 68 लाख एसआईआर में कट चुका, और अभी आने की बारी है कि और क्या कटेगा। इतने वोट कटने के बाद भी
यदि टीएमसी जीत कर आती है तो एक निराकल भी होगा और उनकी पकड़ भी समझ में आएगी। लेकिन ममता बनर्जी अपने आप में खूब इतनी बड़ी नेता और इतने जुझारू नेता हैं जिसके आगे अभी शुभेंदु अधिकारी उतने बड़े नेता नहीं बन पाए, लेकिन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात कर रहे हैं कि एसआईआर जिस में भी स्टेट में हुआ है वहां की सरकार चली गई है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। एसआईआर का ये खासियत रहा है कि जहां भी हुआ है, बिहार में लालू प्रसाद यादव की शासन भी चली गई थी। जब एसआईआर किया गया था तो वहीं से जाकर वो चुनाव हारे थे। दूसरी बात है कि हम लोग बार बार ये संभावना व्यक्त करते कि इस बार ममता बनर्जी 2 जगह से चुनाव लड़ सकती है, इसलिए कि भवानीपुर में क्या हुआ था कि पार्लियामेंट में वो अपने विधानसभा में 58,000 जीती थी और जब पार्लियामेंट 2024 में हुआ था तो मात्र 8,000 का डिफरेंस रह गया था। तो और इसके बाद 43,000 वोटों का अभी काटा गया, 47,000 के वोट कटे हैं एसआईआर में। तो ऐसे स्थिति में वो क्यों रिस्क उठा रही हैं? तो ये भी बता रहा हूं कि कोई भी मुख्यमंत्री यदि 2 जगह से चुनाव हारा है तो उसकी पार्टी भी हारी है और वो भी हारे हैं। चलिए, तो आपने तो आंकड़े दे दिए जो दीदी को थोड़ा हरा रहे हैं, बीजेपी को थोड़ा अपलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन विजय जी, अगर यही बात को हम आगे लेके जाएं, ममता बनर्जी आपको क्या बंगाल में जीत का चौका लगाती हुई दिखती हैं, या रहा वाकई में इस बार कांटे की हो गई? बीजेपी तो पिछले 2 बार से कह रही थी कांटा कांटा कांटा, लेकिन इस बार हो ही गया कांटे का मुकाबला। नहीं, बीजेपी कांटे का मुकाबला कह रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल लड़ाई वहां पर पहुंच गई है। पिछली बार उसने 3 से 77 पर पहुंच गई तो उसने बताया कि अपनी एक लंबी छलांग कैसे लगाई है। अभी जितने हमारे दोनों मित्र लोग बात कर रहे थे, मुझे बार बार लगा कि कहीं ये इलेक्शन की बात हम इलेक्शन कमीशन वर्सेस ममता बनर्जी तो नहीं कर रहे, कि जब ये एसआईआर की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि 68,000 वोट कट रहे हैं, 60,000 47,000 तो भवानीपुर में कटे ही हैं वोट, और ये भी बताया कि एसआईआर जहां जहां हुई है वहां पर बीजेपी के अलावा सभी सरकारें गई हैं। तो क्या ये इलेक्शन हम ये मैंने थोड़ा सा कंफर्म, रीजनल पार्टियों की सरकार चली गई? हाँ, ठीक है, वो बात वही है, नेशनल पार्टियों की, रीजनल पार्टी की चली गई। तो इसका मतलब क्या हम ये मान रहे हैं कि ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस ममता नहीं, ममता वर्सेस चुनाव आयोग है? चुनाव आयोग लड़ रहा है क्या ममता जी की तरफ से? ये तो आरोप दीदी लगा रही हैं। ये तो आरोप दीदी ममता जी खुद लगा रही हैं आरोप ये। लेकिन यदि इसी तरह, क्योंकि हम बहस इस पर नहीं कर रहे, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि ममता बनर्जी का कोई वोट कम हुआ है। वोट कम होगा तो जो डिलीट हुआ है वो वोट कम हो रहा है, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट है वो उनके पास है 70% 80% जो भी आएगा। हिंदू वोट में भी जो भद्रलोक का वोट है वो उनके पास है। सबसे मुश्किल है कि क्या बीजेपी संगठन के तौर पर मजबूत होकर अपना वोट बैंक बना सकती है। उसमें एक कमी दिखती है कि जब एसआईआर हुई तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये लोग हमें जाने ही नहीं दे रहे, टीएमसी के लोग वहाँ पर एसआईआर को फिल करने के लिए और उस काम में, तो इसका मतलब संगठन कमजोर है। और यदि जैसे सज्जन बोले, सज्जन बहुत अच्छे से बारीकी से नज़र रखते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी बंगाल जनता पार्टी बन गई हो तो फिर उसे चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या ये सच है कि बिहार में, मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या बंगाल में बंगाल जनता पार्टी बन गई है? अभी ममता बनर्जी वहीं उसको रोके हुए बॉर्डर पर कि वो बाहरी पार्टी है, और भद्रलोक तो कम से कम अभी उसको मोटे तौर पे स्वीकार नहीं कर रहा। शुभेंदु अधिकारी मुझे लगता है कि बेस्ट सिलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक हेड ऑन करके ममता बनर्जी के खिलाफ इस लड़ाई को यहां ले आए हैं कि हम इस पर बहस कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो बीजेपी कहां स्टैंड कर रही थी? कहां स्टैंड करती है। और यदि लोकसभा चुनाव के मुकाबले में देखें तो 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी को 118 सीटें मिली थी तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में मिली 77 सीट, जबकि मिलनी चाहिए थी 108 सीट। यदि 18 सीट्स को विधानसभाओं में कन्वर्ट करें तो 108 होती है। तो पिछले चुनाव में तो 12 सीटें जीती है, तो 12 सीटों का मतलब तो 72 सीट्स भी नहीं होती हैं। तो यानी कि रहा विजय तो जी को ये मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन शुभेंदु भी मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत लड़ाई लड़ रही है। लेकिन संगठन जब तक कमजोर रहता है तब तक चुनाव की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी कमजोर रहती हैं। बाकी लड़ाई मजबूत है। ठीक है, लड़ाई मजबूत है, ये तो हमारे सभी पैनलिस्ट मान रहे हैं। लेकिन एडवांटेज जो है वो ममता बनर्जी को यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या हर्षवर्धन जी, कई बार हमने देखा है कि लास्ट मोमेंट पे एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम चीजें होती हैं, बीजेपी का काडर, बीजेपी का संगठन और उसके पास जो पूरी नेताओं की फौज और अमला है, वो लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन को पलटने का भी मादा रखता है। और ऐसा कई स्टेट में देखा भी कि हवा उनके अगेंस्ट थी। तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना काडर, अपना संगठन ऐसा मजबूत कर लिया है कि जो 70 सीटों का जो डिफरेंस है, क्या वो पाट पाएगी? और जो 35 सीटें उसे बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए चाहिए, अगर हम ओपिनियन पोल सही भी मान लें एक बार को तो? नहीं, देखिए, सबसे पहला तो ये कि ओपिनियन पोल तो जाहिर है कि जब जहां पर
कोई वोट देने के बाद अपने राज्य में न रह पा रहा हो, छोड़ के जाना पड़ता हो, तो ओपिनियन पोल वहाँ कैसा होगा ये समझा जा सकता है। कोई भी मैं किसी, चूँकि मनोज जी हैं, सज्जन जी हैं, ये लोग वो करते रहते हैं, तो इसलिए वो हो सकता है थोड़ा नाराज हो हमसे। लेकिन जिस राज्य में ये स्थिति हो कि वहाँ कमिश्नर, डीएम, एसपी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सबके ऊपर गंभीर आरोप हैं कि वो सीधे सीधे सत्ता से मिला हुआ है, तो वहां ओपिनियन पोल कितना मैटर करता है ये थोड़ा सोचना चाहिए। दूसरा, सबसे आसान क्या है, ममता बनर्जी जीत रही है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये शो भी करने की जरूरत नहीं है, कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं, ममता बनर्जी जीत रही है। हम अगर इस तरह से देखें तो भाई ममता बनर्जी के आगे क्या कोई नेता है, तो मतलब उस अंदाज में मैं कहूं तो मैं भी कह सकता हूं कि आई लव ममता बनर्जी, क्योंकि ऐसी नेता तो देश में है नहीं। लेकिन किस ममता बनर्जी से बंगाल प्रेम करता है? उस ममता बनर्जी से बंगाल प्रेम करता है जिस ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर पेपर फेंक दिया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्ला संस्कृति को खत्म कर दे रहे हैं। उस ममता बनर्जी से, जिस ममता बनर्जी ने कहा कि कम्युनिस्टों के राज में खत्म हो गया बंगाल हमारा, जो चमकता हुआ था देश में, कोई अगर एक जगह थी जहां जाने के लिए तो वो कलकत्ता आदमी जाता था, बंबई से भी पहले। तो क्या हुआ, वो खत्म हो गया। उस बंगाल में जहां रामकृष्ण परमहंस से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमि थी, वहां क्या हो रहा है, खुदा जाने। कौन सी ममता बनर्जी? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस थ्योरी से मैं नहीं सहमत होता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अचानक कुछ ऐसा चमत्कार करेगी, अंतिम समय जीत जाएगी। ना, कोई मिरेकल नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से अपने कार्यकर्ताओं की जान की आहुति देकर वहां लगी हुई है। संघ के लोग वहां एक एक कोने में जाकर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो 14 जिले थे उनकी डेमोग्राफी कैसे बदल गई। वो उनको बता रहे हैं कि कैसे संदेश खाली में एक शेख खड़ा हो जाता है तो आपकी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। वो बता रहे हैं कि आरजी कार में जो कुछ हुआ उसके बावजूद क्या कहते हैं उनके नेता, अरे ये तो कुछ लोग हैं रात को निकल गए थे कैंडल लाइट लेकर और म्यूजिक वाले हैं, कुछ ऐसे हल्के फुल्के लोग हैं। सोचिए, जिस राज्य की संस्कृति हो, और पहले कहा जाता था ना कि जो देश बाद में सोचता है बंगाल आज सोच लेता है, तो यहां थोड़ा उल्टा हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि जो देश ने 10 साल पहले सोचा वो बंगाल अब सोचने लगा है। और 3 से 77 जाना, इसको आप भले यूं कहें, सोचिए ना जरा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट खत्म हो गए भाई, वो इस पे से ही गायब हो गया। तो अगर 28% ममता बनर्जी का मत बढ़ा तो 3.5% भाजपा का मत बढ़ा तो 3.5% ममता जी बढ़ गई, कांग्रेसी और कम्युनिस्ट गायब हो गए। तो जरा सोचिए ये लड़ाई कितनी कठिन थी और किस तरह की थी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी बहुत शानदार नेता हैं, राज्य में उद्योग भगा देती हैं। ममता बनर्जी बहुत शानदार नेता हैं, उनके आने के बाद जैसे उद्योग गायब हुआ वैसे ही बांग्लादेशी घुसपैठिए भी गायब हो गए। जब तक वो विपक्ष में थी वो कहती थी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, सत्ता में आने के बाद गायब हो गए। उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत है जिसको 7500 सीट बता रहे हैं सब लोग कि 294 में से 194 पे ही भाजपा लड़ पाई, यानी मुस्लिम डेमोग्राफी। तो क्या हिंदू ये समझना शुरू कर देगा? क्या हो सकता है समझ ले। उनकी ताकत क्या है? लाभार्थी, वो सबको खाते में अलग अलग पैसे देती हैं, अलग अलग योजनाएं हर वर्ग के लिए। तो क्या मोदी जी जो बता रहे हैं कि आयुष्मान भारत आपको नहीं मिलता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलती, डीबीटी नहीं हो पाता, समझ में आएगा उसको? क्या 4000 से अधिक उद्योग बंद हो गए ममता राज में, खत्म हो गए। जो बड़े बड़े उद्योग घराने थे अब नहीं मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं मिलते हैं। क्या उन लोगों को समझ में आएगा क्या कि हमारा ये हाल हो गया है? और सब के बाद मैं, मतलब इसको आप हिंदू मुसलमान कहें या कुछ भी कहें, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है BL संतोष, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा ना, ये सिविलाइजेशन की लड़ाई है। बंगाल के लोगों को लग रहा है हमारी संस्कृति खतरे में है, बांग्लादेश नजर आ रहा है उन्हें, इस पे चुनाव होगा। चलिए तो देखते हैं कि वाकई में क्या ये चुनाव जो है वो पोलराइज्ड हो रहा है, और क्या वाकई में जिस तरह से आज हमने देखा कि दीदी अपने भतीजे के साथ जो है ईद की खुशियां बांट रही थी, नमाज अदा कर रही थी, और उसी वक्त पर सुवेंदु अधिकारी जो है कालीघाट, जहां पर ममता दीदी का घर है, भवानीपुर से करीब है, तो वहां पर आप देखिए कि वहां जाकर नवरात्र के दिन में देवी मां का आशीर्वाद ले रहे थे। तो अपने आप में दोनों नेताओं ने जो जगह चुनी, जो लोकेशन चुनी और अपने अपने रास्ते जो चुने हैं, वो राजनीतिक मायनों में बहुत कुछ कह रहे हैं। तो क्या बंगाल का चुनाव वाकई में बीजेपी की कोशिश होगी कि जैसे ममता दीदी जो है मुस्लिम वोट बैंक का 75% अपने पास रखती हैं, ऐसे ही
बीजेपी जो है हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करे और 5% का अगर वो इजाफा अपने वोट बैंक में कर लेती है, भद्रलोक का भी वोट ले आती है, तो वाकई में ये जो दूरी है वो बहुत आसानी से पाट लेगी। लेकिन इस बीच अभिषेक बनर्जी भी मुसलमानों को एकजुट करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। ईद पर अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, फिर इस चर्चा को इस पोलराइजेशन के मुद्दे पर भी आगे बढ़ाएंगे। आपका त्योहार मैं निभाऊंगा, मेरा त्योहार आप निभाएंगे, यही बंगाल का कल्चर है। रमजान में राम है तो दिवाली में अली है। तो कह रहे हैं दोनों के त्योहार मनाइए, तभी यही बंगाल का कल्चर है। लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति इससे अतर सजनजीत नजर आ रही है कि ठीक है। आज एक लाइन में बोल दूं, आप बोल क्योंकि दीजिए। अभिषेक जी को सुन के मुझसे रहा नहीं जा रहा। हाँ। इससे बड़ा फ्रॉड नैरेटिव कुछ हो ही नहीं सकता कि रमजान में राम है, दिवाली में अली है। ये दोनों का अपमान करने जैसा है। आप अपना धर्म अच्छे से करिए, उनको अपना अपने से करने दीजिए। ये है रियल सेकुलरिज्म। फ्रॉड सेकुलरिज्म क्या है? हम टोपी लगा लेंगे तो आप नमाज भी पढ़ेंगे, आप कुरान की आयतें भी पढ़ेंगे। थोड़ा ये मतलब इस देश में गजब का सेकुलरिज्म नशा चढ़ा हुआ है लोगों को। रमजान में राम और दिवाली में अली आ गए। जरा पूछिए कि रमजान के वक्त क्या राम जी की पूजा वो कर सकते हैं क्या? किसी से पूछिए, चलिए किसी मुसलमान से बहुत सारे पूछिए। फिल्म सितारे गणपति उत्सव मनाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। हाँ, बस यही मैं कह रहा हूं। नहीं, रोजा रखना, जो अगर कोई रोजा रखे तो इफ्तारी करे, लेकिन अगर आप रोजा नहीं रख रहे हैं तो आप इफ्तार में जाइए, उनके साथ बैठिए, भोजन कीजिए, सब कीजिए, लेकिन आप तो इफ्तारी नहीं कर पाएंगे। जब रोजा ही नहीं रहा तो इफ्तारी कैसे करोगे? व्रत बिना किए व्रत खोला जाता है क्या? पारण होता है क्या उसका? ये फ्रॉड सेकुलरिज्म इस देश के सारे, जिसको कहते हैं ना कि हार्डवेयर करप्ट कर दिया है। तो अब सॉफ्टवेयर तो चेंज हो रहा है, हार्डवेयर भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए, ग्राउंड पर क्या वाकई में कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हुआ है कि नहीं, ये सज्जन जी से समझ लेते हैं। कोशिश पूरी हो रही थी, ऐसा नहीं कि इस बार ही पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है, घुसपैठियों का डर दिखाया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही है। मोर और लेस इस तरह की बातें पिछले चुनाव में भी हो रही थी, विधानसभा चुनाव में अगर हम स्पीचेस को सुने देखिए, तो इस बार क्या वाकई में वो सीप इन कर गया है कि हाँ, एक हिंदू के मन में ये आ गया है कि हाँ, मेरी संस्कृति खतरे में आ रही है, मेरा धर्म खतरे में आ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कि वाकई में बीजेपी इस तरह से पेनिट्रेट करने में कामयाब हो पाई है? या दीदी ने जो अपीजमेंट की कि वो दुर्गा आंगन बना रही हैं, फंड रेज कर रही हैं, उन्होंने जिस तरह से टेंपल बनवाने की घोषणा की, तो दीदी ने जिस तरह से अपनी राह बदली, वो सबको न्यूट्रलाइज कर रही है? देखिए, एक तो टॉप डाउन प्रोसेस है जो बीजेपी भी कर रही है, टीएमसी भी कर रही है, कि जो प्रिस्ट, हिंदू प्रिस्ट हैं या जो मौलवीज हैं उनका भत्ता बढ़ा देना। और लेकिन ग्राउंड पे क्या है, अगर आप बंगाल में जाके देखें तो एक आ गया है कि टीएमसी के राज में हम लोग भत्ताजीवी हो गए हैं, वो लोग भाताजीवी बोलते हैं। ठीक है, भत्ताजीवी की हर चीज को आपने रोजगार नहीं है, अलावेंस दो। लक्खी भंडार जो महिलाओं को मिलता है वो 1000 से 1500 हो गया, SC ST के लिए 1700 हो गया, युवाओं के लिए नहीं था तो उनके लिए आ गया है। युवा भत्ता वो 1500 रुपए 19 साल से 40 साल के युवाओं के लिए है। तो बंगाल में अगर आप ग्राउंड पे देखें तो 2-3 चीजें स्पष्ट हैं। एक, प्राइमरी प्रो बीजेपी सेंटिमेंट नहीं है, एंटी टीएमसी सेंटिमेंट है। ओके, ये हमेशा समझिए। वो सेंटिमेंट का, उस सेंटिमेंट का हिंदुओं में 2 कारण है। एक, जो इकोनॉमिक उनकी हताशा है कि बंगाल खत्म हो चुका है। एक ब्लंडर जो आप जाके देखें, सिंगूर और हुगली जिले में जाके देखें, 2008-7-8 के समय में सिंगूर और नंदीग्राम हुआ, जिसके बाद लेफ्ट लूज करता है और टीएमसी आती है। आप उस रीजन में 2024 में भी हम लोग गए, 21 में भी, और अभी भी वहां के युवाओं से लेके उनके माता पिता से जाके पूछे, वो उनके लिए ब्लंडर है कि जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो सकता था वो टीएमसी ने, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने बताया बिल्कुल सही, कि उद्योगीकरण की जो एक शुरुआत हो सकती थी दोबारा, जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने संभालने की कोशिश की, वो खत्म हो गया। लेकिन हिंदू युवाओं में और उनके घर वालों में दूसरा भी एक फैक्टर है, वो है डेमोग्राफिक फियर, कि बंगाल धीरे धीरे बांग्लादेश बनता जा रहा है। अब ये सत्य क्या है वो अलग बात है, लेकिन धारणा के स्तर पे एक बड़ा हिस्सा जो हिंदुओं का है वो आर्थिक और डेमोग्राफिक, इन दोनों धारणाओं में ये मान चुका है कि टीएमसी 5-10 साल और रह गई तो बंगाल आपके हाथ से निकल गया है। तो इसलिए जो बीजेपी की मजबूत स्थिति है, बावजूद इसके कि वो सांगठनिक तौर पे कमजोर है, वो इसलिए है कि प्राइमरीली एंटी टीएमसी सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन 2021 के तुलना में आप देखें कि क्या फर्क है। 21 में लोगों का संदर्भ 2019 का लोकसभा था,
लोकसभा में बीजेपी अप्रत्याशित तौर पे 18 सीटें 42 में जीत गई। तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी कुछ मिरेकल कर सकती है, तो लोग वोकल थे और कॉन्फिडेंट थे। सेंटिमेंट इस बार हिंदुओं में ज्यादा स्ट्रांग है एंटी टीएमसी, लेकिन उनका रेफरेंस 2024 है। ठीक है, अब याद रखिए कि 2024 में सीट बीजेपी की घटी, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो 1% के करीब बढ़ गया, थोड़ा कम उससे हो गया। सीपीएम का भी टीएमसी का वोट 2.25%, 48.5 से घट के 46.2 हो गया। तो वोट टीएमसी का घटा है, वो वोट कहां गया? कुछ सीपीएम में गया, कुछ बीजेपी में गया। कहने का मतलब है टीएमसी की पॉपुलैरिटी घट रही है। ठीक है, अब टीएमसी उसको रिटेन करना चाह रही है कि मुस्लिम्स को फियर साइकोलॉजी से आप एकजुट कर लें, सफलता मिल रही है उसमें। लेकिन बाकी में ट्राइबल कम्युनिटी में, गरीब महिलाओं में, युवाओं में ये जो अलाउंस पैसा बांटने का जो पूरे देश में एक टेम्पलेट है वो कोशिश कर रही है। लेकिन बावजूद इसके एंटी टीएमसी सेंटिमेंट हिंदुओं में अक्रॉस बंगाल इंक्लूडिंग भद्रलोक, विजय जी अभी बोल रहे थे, आप देखेंगे कोलकाता में थोड़ा बहुत वो फीलिंग आ गई है, वो इकोनॉमिक रीजन से। सर मैं डेटा दिखाऊंगी पिछली बार वाले, भद्रलोक कभी भी अपना नहीं पा रहा है अगर पिछले डेटा को हम देखें। लेकिन इस बार देखें थोड़ा वो फर्क है। कहने का मतलब है तमाम कमजोरियों के बावजूद बीजेपी को थोड़ा लाभ पिछले बार की तुलना में मिलेगा, लेकिन क्या वो क्रॉसिंग द रूबिकन वाली लाभ होगी कि लाइन क्रॉस कर जाएंगे? मुझे संदेह है इसमें। ठीक है, तो अभी आपको संदेह है कि ठीक है लाभ होगा, बढ़त होगी, और ये बढ़त ऐसी होनी चाहिए मनोज जी। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो तृणमूल के पास हिंदू वोटर जो थे 2021 के बंगाल चुनाव में 39% के करीब थे, बीजेपी के पास 50% थे। अब अगर अपना वोट परसेंटेज 38 था पिछली बार, अगर मैं गलत नहीं हूं बीजेपी के पास, अगर जीतना है तो आपको लगभग 45 से 46% वोट परसेंटेज चाहिए। मुसलमान तो देने से रहे, क्लियर कट ना है। तो ऐसे में क्या वाकई में हिंदू वोट बैंक में बीजेपी अपने लिए ये जो गैप है 8% का वो अचीव कर पाएगी? सबसे पहले तो विजय जी का हम जवाब दें कि विजय जी ने एक क्वेश्चन उठाया कि भाई क्या वहाँ पे इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है। सबको पता है कि वहाँ पे चुनाव कैसे होते हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जब वहाँ पे चुनाव हो और 5-6 लोगों का वहाँ पे हत्याएं हो जाए और हम कहें कि नहीं हम फेयर चुनाव करके रहे, तो ये जिम्मेवारी किसकी थी? इलेक्शन कमीशन की थी। और जब भी इस तरह के चुनाव की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ेंगे तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को कष्ट होगा, चाहे आप बिहार का देख लें आरजेडी का, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का देख लें, या आप और जगहों का देख लें। जो सत्ताधारी दल रहता है उसको सबसे ज़्यादा इसमें परेशानी होती है, और जो इस वोट पे निर्भर रहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा वोट है जो बोगस के रूप में हम देंगे, बोगस वोटर के रूप में, तो उस वहाँ पे दिक्कत होती है। तो इसकी जिम्मेवारी थी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन उसको बाखूबी निभा रहा। दूसरी बात है कि अभी सज्जन जी ने बोला कि किस तरीके से कलकत्ता के अंदर वोटों की कमी आई। कलकत्ता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 28 है, 28 की 28 सीट बीजेपी हारी है, जहां पे सबसे शिक्षित लोग रहते हैं। एक भी नहीं जीती। नहीं क्यों जीती भाई? पढ़े लिखों का तो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को है। एक वहां पे सोसाइटी है, एक सोसाइटी से बूथ पे जाने का जो उसका रास्ता है 100 मीटर का है। 50 मीटर के बीच पे टीएमसी के वो लोग बैठते हैं और वो देखते रहते कि कौन वोट देने जा रहा है, और उनको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का है कि टीएमसी का कार्यकर्ता है। यदि वो वोट देने जाते हैं तो वो सीधा वहां से कहा जाता कि आपका वोट पड़ गया, आप उधर मत जाइए। यदि जो व्यक्ति वहां तक चला गया और वोट देकर आया तो उसके साथ हिंसा होती है, जिसको लेकर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न भी उठा था कि आपने हमें सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान कराया। तो यदि इलेक्शन कमीशन ये निर्धारित करता है कि जो इनके अंदर हैं, जिस सोसाइटी चाहे जो समाज के अंदर है, वो बूथ तक आ जाते हैं, तो वहां पे एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भद्रलोक इतना शिक्षित, इतना अपने अधिकारों को जानने वाला भद्रलोक भी नहीं जा पा रहा है वोट बैंक? डर की मारे। दूसरी बात बता रहा हूं, कलकत्ता में, कलकत्ता की बात है, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। 119 करीब सीटें हैं आपको कमिश्नरी कलकत्ता में, जहां पे 90 सीटें जीत जाती है तृणमूल कांग्रेस। हम उस बात नहीं कर रहे हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब की बात ही नहीं कर रहा हूं। सीटें हैं जिसमें से टीएमसी ने 93 सीटें पिछली बार जीती थी और बीजेपी के खाते में 14 गई। 14 सीटें। तो आप ये कह रहे हैं भद्रलोक को प्यार तो है बीजेपी से, लेकिन बेचारे को वोट नहीं डालने देते। यही सुरक्षा प्रदान करने के लिए इलेक्शन कमीशन जब आगे बढ़ा तो टीएमसी को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। ठीक है। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि जो 68 लाख वोटर कट रहे हैं, ये वोटर हैं कौन?
ठीक है। आदि नहीं, एक थोड़ा सा बता देता हूं पिना जी, बार बार प्रश्न आ रहा कि भाई 68 लागू का काट दिया। बंगाल में यदि 10 पैसा डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ जाता था तो पूरा बंगाल जल जाता था। ये 68, मैं फिर जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं कि 68 लाख वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आकर कलकत्ता में अपना आईडी बनवाएं और देश के अलग हिस्सों में नौकरी करने चले गए। का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है, वो करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जरा राजनीतिक पहलू को समझ लें। क्या वाकई में अगर हम विजय जी रीजन वाइज बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो प्रॉब्लम बीजेपी के लिए रहती है वो कलकत्ता रीजन की 108 सीटें हैं जिसमें बीजेपी नहीं सेंधमारी कर पाती। और जैसे कि अभी हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे, जो अपर क्लास, जो भद्रलोक है, तो उस भद्रलोक में क्या आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी वो जो बंगाली अस्मिता है ना, उसको काउंटर करते हुए हिंदू अस्मिता जगा पाएगी? वही सवाल है जो अभी चर्चा हुई BL संतोष साहब की, जिन्होंने कहा कि ये सिविलाइजेशनल वॉर है। सिविलाइजेशनल वॉर तो है, बंगाल लड़ रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि बंगाल किसको सिविलाइजेशन समझता है? क्या वो बंगाली संस्कृति को अपनी सिविलाइजेशन समझता है या हिंदू संस्कृति को अपनी जिसे आप समझ रहे हैं? तो बंगाल वाकई सिविलाइजेशनल वॉर में अटका हुआ है। अब वो किसके साथ जाता है ये अभी नहीं कह सकते। अभी लड़ाई यही हो रही है, बंगाली अस्मिता और बंगाली अस्मिता के खिलाफ। जो हमने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्या बंगाल जनता पार्टी बन पाएगी, क्या भद्रलोक के साथ जा पाएगी? और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 10 साल का चुनाव नहीं है, इसको समझ लीजिए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी 100 साल से चुनाव लड़ रही है बंगाल में, 100 साल से तैयारी कर रही है। डॉक्टर हेडगेवार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघ चालक हैं, डॉक्टर हेडगेवार, वो 1915-18 में अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में आए थे और उन्होंने वो लड़ाई वहाँ से शुरू की थी और फिर उसके बाद वो यहाँ आए। उसके बाद जो गुरु गोलवलकर हैं वो वहाँ अखंडानंद जी के साथ वहाँ पर उसमें रहे। और उसके बाद पॉलिटिकली देखें तो 1950 में 51 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पर आ गए जो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो 100 साल से लड़ रही है बंगाल के लिए। अब उसको कितना मिल पाता है नहीं मिल पाता है वो बड़ा मुद्दा है। और भद्रलोक के साथ कितना वो अपने आप, भद्रलोक कितना भारतीय जनता पार्टी को अटैच करता है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, इसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्या भद्रलोक भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानता है? क्या वंदे मातरम के साथ जो आपने कंट्रोवर्सी की, क्या बंगालियों ने उसे बंकिम चंद्र वर्सेस रविन्द्रनाथ टैगोर की विवाद के तौर पर देखा या बंगाली अस्मिता के तौर पर देखा? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ये बारीक सवाल हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को अभी समझना है। संगठन की बात तो है ही। इलेक्शन कमीशन ने सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से काम किया क्योंकि इससे ज्यादा करप्ट ऑफिसर्स तो कहीं पर थे ही नहीं पांचों राज्यों में। 60 अफसर तबादले किए हैं पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने, बाकी 5 राज्यों में कुल मिलाकर 60 नहीं हुए। तो इसका मतलब बड़ा मजबूत तरीके से काम कर रहा है। जहां देश भर में चुनाव आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष मजबूत चुनाव लड़ रहा है, वहां पश्चिम बंगाल में वो चुनाव नहीं लड़वा पा रहा। ऐसी आशंका जाहिर की गई है कि भद्रलोक जो है 100 मीटर नहीं जा पाता। और अगर भद्रलोक नहीं जा पाता, जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो सबसे ज्यादा रिच है, तो फिर कमजोर लोगों की क्या बात करेंगे आप? फिर तो मतलब मुकाबला ही नहीं है कहीं। ठीक है हर्षवर्धन सर, एक और इस पूरे चुनाव में एक और बड़ी चीज जो निकल कर आती है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री फुल फ्लेज जिसे कहते हैं जब जनता के बीच में होगी और युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जब आप बताएंगे कि भाई देखिए कि हम किस तरह से अपने देश को बचाए हुए हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी शुभेंदु अधिकारी पे बैंक उस तरह से नहीं करेगी। अगर ममता बनर्जी जैसे स्टेचर के लीडर को आपको काउंटर करना है तो विकल्प में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का चेहरा आएगा। तो जब ये दो चेहरे होंगे सामने तो किस तरह से, क्योंकि बीजेपी अभी भी एक ममता के स्टेचर का चेहरा जो बंगाली हो वो अभी भी तलाश रही है, तो वो कितना बड़ा स्ट्रगल होगा? उसकी जरूरत नहीं है पिनाज। मुझे लगता है कि ये तथ्य के तौर पर देख लेना चाहिए। हरियाणा में कौन सा बड़ा नेता था इनके पास? हुड्डा जी तो बहुत बड़े नेता थे, खट्टर जी को तो कोई जानता नहीं था, सैनी जी से तो कोई परिचित ही नहीं था। अच्छा, त्रिपुरा में कौन सा बड़ा नेता था इनके पास? मानिक साहा के आगे तो कोई दूर दूर तक दिखने वाला ही नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़े नेताओं की राजनीति को ध्वस्त करके अपनी राजनीति चलाती है। महाराष्ट्र में कौन सा बड़ा नेता है? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जाने कौन कौन लोग सब थे, सब ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए, आज उनका नाम नहीं ले रहे हैं कोई। पश्चिम बंगाल की संस्कृति हिंदू संस्कृति है क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल हिंद फौज नाम नहीं रखा था, आजाद हिंद फौज नाम रखा था। वो बंगाल कोई बंगाल भारत से अलग संस्कृति नहीं है। जब जनगण मन हम गाते हैं तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा वो हर राज्य आता है, बंगाल के जिले नहीं आते, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर ये नहीं आते। तो ये भ्रम हो गया है।
ये भी एक किस्म का भ्रम है कि बंगाल की संस्कृति अलग है, और ये हम हर राज्य के लिए देखते हैं। जो रीजनल सेंटीमेंट होता है उसको उभारना सबसे आसान होता है, जाति उभारना सबसे आसान होता है, लेकिन क्या देश के लोगों को आज के समय में ये पता नहीं? बहुत अच्छे से पता है। तो आपका वो वाला सवाल कि नरेंद्र मोदी जाएंगे क्या करेंगे, यही करेंगे जो मैं अभी बता रहा हूं। वो समझाएंगे कि क्या मतलब है। जिस पार्टी का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, बंगाली हो, जो वही बांग्ला पुत्र है, उस पार्टी को कहा जा रहा है कि बहिर्गतो है, उनको नहीं समझ में आएगा बंगाल के लोगों को। मुझे लगता है कि उसको, उस जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसको भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर चुकी है, और शुभेंदु अधिकारी की इसीलिए जरूरत थी तृणमूल कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए, शठे शाठ्यम समाचरेत, यह भी आपको होता हुआ दिखेगा। चलिए, तो दीदी जैसे लीडर की काट भी बीजेपी यहां पर ढूंढ निकालेगी। लेकिन अब अगर रीजन वाइज अगर हम बात करें तो अब थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं। सज्जन जी, ठीक है, हमें लग रहा है एडवांटेज है, सब कुछ है, लेकिन चुनाव और सत्ता आंकड़ों पर निर्भर करती है। अगर हम कह रहे हैं कि बीजेपी 77 से 145, 147 का जो जादुई आंकड़ा 147 का उसको छू जाएगी, तो भाई सीटें कहीं से तो आएंगी। कौन से रीजन से आएंगी? कोलकाता रीजन से आएंगी, बर्धमान से आएंगी। अगर हम बात करें जलपाईगुड़ी रीजन की 27 सीटें, वहां तो बीजेपी पहले 21 जीती हुई है, तो वहां तो बहुत ज्यादा। मेदिनीपुर में टीएमसी और बीजेपी 10 का ही फासला था, टीएमसी 33 और 23, तो कहां से आएंगी, कहां लगेगी सेंधमारी? देखिए, और जबकि मनोज जी कह रहे थे 100 से तो खाता शुरू होगा टीएमसी का। नहीं, बिल्कुल सही बात है। 75 से। नहीं, आप देखिए बीजेपी की आंतरिक जो तैयारी है उसमें उन्होंने लगभग 65 सीटों को कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, मतलब वो 240-45 के नंबर पे ही, 240 के आसपास, 35 के आसपास नंबर पे जोरदार तैयारी कर रहे हैं। उसमें एबीसी कैटेगरी है, लेकिन सीटें कहां बढ़ने की संभावना है? अगर आप गंगा नदी फरक्का जो ब्रिज है उसके ऊपर चले जाएं, मालदा है, दक्षिण और उत्तर मालदा, उसके बाद दिनाजपुर, पतला सा जो बिहार के किशनगंज से जुड़ता हुआ वो एरिया है, उसके बाद आपका उत्तर बंगाल जिसमें दार्जिलिंग जिला है, जलपाईगुड़ी है, अलीपुरद्वार है और कूच बिहार है, ये 54 सीटों का है। इसमें मान के चलिए 10 से 12 सीटें लोग बता रहे हैं, और वहां चूंकि संगठन भी मजबूत है, डेमोग्राफी भी बीजेपी के हित में है, तो एक तो उधर से बढ़ने की संभावना है। दूसरा जो आपने बताया मेदिनीपुर एरिया, उसमें मेदिनीपुर के बाद उधर चले जाए झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, उसमें आदिवासी वहां पे 7% के करीब है। पिछली बार क्या हुआ था कि टीएमसी ने काफी अच्छी फीडबैक उन्हें आ रही थी कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और चुनाव के जस्ट पहले 5-6 महीना पहले उन्होंने नया बहुत सारे स्कीम शुरू किए थे जो अभी भी हैं और उसी को बढ़ा रहे हैं। वहां पे काफी ज्यादा महिलाओं का वोट पड़ा था, कुछ आदिवासियों का भी। उस रीजन में इस बार झारग्राम में जैसे एक भी सीट नहीं है, झारग्राम लोकसभा में 7 सीटें हैं, झारग्राम जिले के अंदर 4 सीटें हैं। आप देखिएगा इस बार 4 की 4 सीटें बीजेपी जीतने की स्थिति में है, अगर कोई ब्लंडर ना करे सेंटीमेंट के हिसाब से। तो एक तो वो रीजन, वर्धमान वगैरह एरिया वो है जहां पे बिल्कुल एक भद्रलोक जो एक कोलकाता का है और भद्रलोक जो कोलकाता के बाहर का है, वहां पे ये अंत में आने लगा था कि बीजेपी जिस एग्रेशन के साथ आ रही है शायद वो कल्चरली बंगाल के साथ आ नहीं रहा है, वो एक मिसमैच था। इस बार देखेंगे ऐसा माना जा रहा है कि सीपीएम के कुछ वोट जो पिछली बार लगभग 5% के करीब रह गए थे, उसमें 1-2% बीजेपी की तरफ आने की संभावना है। और ये सब मान के चलिए ऑटोमेटिकली हो रहा है। बीजेपी का संगठन राज्य स्तर पर दिखेगा, जिला स्तर पर दिखेगा, जैसे ही उसके नीचे आप मंडल और बूथ स्तर पर देखें काफी वीक है, लेकिन फिर भी उसे आने की कहां पे नहीं आएगा। एक ग्रेटर कोलकाता रीजन, क्योंकि वहां पे टीएमसी सीपीएम के जमाने से मजबूत है, और दूसरा वहां पे देखिए इनका विजिलेंस बहुत स्ट्रांग है। केंद्रीय वाहिनी को आप लाएंगे। अब लोग कहते हैं कि साहब टीएमसी 1-2 दिन पहले वाले घर पे आके कहते हैं केंद्रीय वाहिनी तो हफ्ते भर बाद चला जाएगा, आपको हमको यहीं रहना है। अब उस फियर साइकोसिस को बीजेपी का संगठन दूर करता है। हुआ क्या है 5 साल में, 2021 में मार खाए बीजेपी वाले, चुनाव के बाद काफी जुल्म हुआ, बीजेपी के नेताओं ने सिक्योरिटी अपने लिए ले लिया, पब्लिक को छोड़ दिया। तो प्रदेश बीजेपी की परसेप्शन जो है उतनी मजबूत नहीं है। दूसरा रीजन जहां पे बीजेपी की सीट कम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो है साउथ 24 परगना। विजय जी बता रहे थे दक्षिण की तरफ, सुंदरबन वाला एरिया जो आपका डायमंड हार्बर, अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ते हैं, फुलतली, गोसाबा, ये तमाम जो आप काकद्वीप, गंगा सागर, ये सब जो एरिया है आप जाएं, ये वो एरिया है जहां पे आधे के करीब तो मुस्लिम आबादी है, और जो आधी हिंदू आबादी है उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है दलितों की है, जो आर्थिक तौर पे भी कमजोर है। वहां पे संगठन भी कमजोर है और एक भय का माहौल भी है। वहां मुझे नहीं लगता है कि केवल आपको सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने से जो उनकी है कि ये चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से
कोलकाता और साउथ 24 परगना, इस दो रीजन में सीट कम बढ़ेगी। बाकी जगह नॉर्थ 24 परगना में बढ़ने की थोड़ी बहुत संभावना है, वो पहले से है। उत्तर बंगाल पहले से अच्छा है, और जो सीट आपका बढ़ रहा है वो बेसिकली जो पश्चिमांचल, जो झारखंड और ओडिशा का बॉर्डर है, वर्धमान है, उधर बढ़ेगा। चलिए, तो यहां से सीटें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी जादुई आंकड़े से अभी दूरी है और उसके लिए स्ट्रगल करना होगा। तो आने वाले 30 दिनों में वाकई में कुछ इस तरह की एग्रेसिव प्लानिंग, कैंपेनिंग, कुछ इस तरह से संगठनात्मक प्रयास किए जा सकते हैं कि वो जादुई आंकड़ा मिल जाए और दीदी की 70 सीटें अपने खाते में आ जाएं और सत्ता पे काबिज हो जाए। इस पर नजर बनी रहेगी। कुछ एक दो सवाल है, बस छोटे छोटे, वो ले लेते हैं। आपका सवाल? जी, मेरा सवाल ये है, जो चुनाव है उसका मेन मुद्दा क्या है? विकास है, धर्म है, या फिर राजनीति? विजय जी, हर्षवर्धन जी, आप में से कौन जवाब देगा इसका? इससे वो चाहें वो दे देंगे। हर्षवर्धन जी देंगे। नहीं, मुझे लगता है एक तो ये कि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, या कहें कि एक भ्रम फैल गया है कि विकास और धर्म क्या है। पहली बात तो धर्म, अगर ऐसा होता धर्म की वजह से, तो हिंदू बहुल देश है, लेकिन यहां तो अलग अलग पार्टियां जीतती रहीं। अगर थ्रेट लगेगा किसी सोसाइटी को, या किसी सोसाइटी को लगेगा कि हमारे हिस्से की चीजें दूसरे को दे दी जा रही है, जिसको मुस्लिम अपीजमेंट कहा जाता है, तो वो आएगा। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो आ रहा है। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा होता है, लेकिन विकास जुड़ता है कि विकास की स्थिति बनेगी क्या। अभी देखिए, सब लोग बता रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, तो क्या करोगे एक हफ्ते बाद? तो वहां मसला आता है कि जब आप उसको नहीं संभाल पा रहे तो विकास कहां से होगा अगर कानून व्यवस्था नहीं रहेगी। चलिए, तो ये दोनों मुद्दे बहुत जबरदस्त विजय जी, छोटा सा रिमार्क इसी सवाल पे, क्योंकि वक्त की कमी है, दूसरा सवाल नहीं ले पाऊंगी। विकास पर तो ममता बनर्जी कमजोर ग्राउंड पर है मेरे हिसाब से, क्योंकि विकास बंगाल में उस तरह से नहीं हुआ जो ममता बनर्जी से, जिस लेफ्ट पार्टी को छोड़कर वो आए थे उस पर। लेकिन क्या धर्म के मसले पर भारतीय जनता पार्टी उस मजबूत तरीके से खड़ी है या फिसलन पर है, ये बड़ा मुद्दा वहां पर होगा। भारतीय जनता पार्टी विकास पे लड़ नहीं रही इलेक्शन, वो धर्म पर ही लड़ रही है ना। घुसपैठियों का मुद्दा, बांग्लादेशियों का मुद्दा, डेमोग्राफी का मुद्दा, ये सब रिलीजन के मुद्दे हैं, सिविलाइजेशन का मुद्दा। और भत्ता दीप का जैसा भी सज्जन ने चर्चा की, तो उसका रिजल्ट तो हमेशा ही जिताने वाला रहा है सरकारों को, और हर राज्य में, हर राज्य में। एंटी इनकम पॉकेट में पैसा आता है तो खन्न से बोलता है और वोट में टन से बोलता है। चलिए, तो इसी नोट पर हम यहाँ पर अपनी चर्चा को थामते हैं। अभी चुनाव में अच्छा खासा वक्त है, पहले फेज की वोटिंग होने में, तो तब तक बहुत कुछ होगा। बड़े बयान, बड़ी रैलियां, बड़े संगठनात्मक परिवर्तन, नेताओं का इधर उधर आना जाना, बहुत कुछ होने वाला है। तो नजर हमेशा बनी रहेगी कि बैटल ऑफ बंगाल आखिर कौन जीत रहा है। इस पर चर्चा में आज के लिए इतना ही। आप सभी शामिल हैं, जोरदार तालियों से शानदार ऑडियंस का भी बहुत बहुत स्वागत। और